हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आपकी होस्ट आरती सिंह हाजिर हूँ एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। जैसे कि मैंने अपने लास्ट सेशन में आप लोगों के साथ साइंस के टीचिंग मेथड डिस्कस किए थे, वैसे ही आज इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ मैथ्स के टीचिंग मेथड के क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, इन सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी जो आपके CTET के PYQ हैं। CTET के 5 ईयर्स के PYQ में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो अभी मैंने फर्स्ट आपका जो उठाया है वो आपका उठाया है पेपर 2022 का। जो आपका CTET का पेपर 2022 का हुआ था जनवरी 2022 में, उसके क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। लास्ट क्लास में मैंने साइंस के टीचिंग मेथड डिस्कस किए थे, ऐसे ही इस सेशन में हम मैथ्स के टीचिंग मेथड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपको CTET पास करना है, जो कि आपका एग्ज़ाम जुलाई 2023 में फिक्स किया गया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं और अगर आपकी कोई भी क्यूरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है जो आपको समझ नहीं आता, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको मतलब 3 ऑप्शन गिवन है और आपको मिलान करना है। फर्स्ट आपका क्या दिया गया है? फर्स्ट आपका अनुमान। अनुमान क्या होता है? अनुमान होता है यानी कि आपका एस्टिमेशन। अब एस्टिमेशन, अब देखो, अनुमान है। सेकंड है आपका उपपत्ति। उपपत्ति क्या होता है? उपपत्ति होता है कोई भी एविडेंस कह दें। उपपत्ति क्या होता है? कोई भी एविडेंस या फिर कोई भी प्रूफ। एंड आपका थर्ड क्या दिया गया है? थर्ड है आपका स्वयं सिद्ध, यानी कि थर्ड आपको दिया गया है स्वयं सिद्ध। स्वयं सिद्ध क्या होता है? यानी कि सेल्फ प्रूवन। जैसे मान लो कि हम कुछ भी एक छोटा सा है कि हमने एक थ्योरम, अगर हमने एक थ्योरम प्रूफ की है, बट वो हमने की है ना, मतलब टीचर ने तो उसको जस्टिफाई नहीं किया कि हाँ ये 100% श्योर है कि ये बिल्कुल करेक्ट है। तो टीचर ने अभी उसको श्योर जस्टिफाई नहीं किया कि ये ठीक है या गलत है, बट वो हमने प्रूफ की है, तो इसको बोला जाता है स्वयं सिद्ध। तो सबसे पहले एक इन तीनों में से मेरे को सबसे इजी एक वर्ड लगा है स्वयं सिद्ध। पहले आप वो ऑप्शन उठाइएगा जो आपको समझ आ रहा है। देखिए, CTET में या फिर CTET में कहूँ या फिर साइकोलॉजी में कहूँ, होता क्या है कि मीनिंग नहीं पता होता, जो एक्चुअल उनका मीनिंग होता है वो समझ नहीं आता स्टूडेंट को। वो समझ नहीं आता, तभी स्टूडेंट के क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं। और ऐसा भी होता है कि आपको साइकोलॉजी में कोई भी ऑप्शन आप देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन आपको जो गिवन मिलते हैं, टीचिंग मेथड कहूँ या फिर मैं आपकी साइकोलॉजी कहूँ, तो चारों ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट लगेंगे। उन चारों में से आपको एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है जो 100% बिल्कुल करेक्ट हो। तो ऐसे ही अब इसमें देखिए, एक मैंने इजी सा वर्ड उठाया है स्वयं सिद्ध। ये जो क्वेश्चन आते हैं आपके मिलान करने की, ये तो आपके फ्री होकर के नंबर होते हैं। इसमें बस होना इतना चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको उन वर्ड्स की मीनिंग पता होना चाहिए अच्छे से। CTET का सिलेबस इतना लेंथी नहीं है। CTET का काफ़ी मतलब छोटा सिलेबस है, और किसी एग्जाम से कंपेयर करें, जैसे रीट से करें या एस्टेट से करें या और कोई भी आपका स्टेट टेट जो होता है, उसके कंपैरिजन में CTET का सिलेबस काफ़ी छोटा है, उनका सिलेबस काफ़ी लेंदी होता है। बट इसमें होता है ये कि वर्ड दे दिए जाते हैं आपको और जिनके आपको मीनिंग क्लियर नहीं होते, तो आप वर्ड्स को काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। अब जैसे इसमें 3 वर्ड दे रखे हैं, फर्स्ट मैं स्वयं सिद्ध उठाती हूँ। तो स्वयं सिद्ध क्या होता है? सेल्फ प्रूवन। अब देखिए, इन 3 ऑप्शन में से आपको कौन से ऑप्शन में ऐसा लगता है कि सेल्फ प्रूवन की बात की गई है? फर्स्ट अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, तो एक पूर्ण तर्क जो कि अभिकथन की सत्यता पर बल देने के लिए तर्क संगत रूप से अनुमानों से निष्कर्ष की ओर बढ़ता है। देखिए, होल्ड पे रखते हैं अभी इसको। अब बात करते हैं इसकी कि जो है एक अभिकथन जिसकी सत्यता अभी तक स्थापित नहीं हो सकी है, इसको भी होल्ड पे रखते हैं। अब बात करते हैं आपके ऑप्शन ए की। तो आपको ऑप्शन ए में क्या गिवन है कि एक कथन जिसे सही माना गया है जो कि प्रमाणित नहीं किया जा सकता, यानी कि एक ऐसा कथन जिसको सही तो मान लिया गया है बट उसको अभी प्रूव नहीं किया गया है कि वो 100% करेक्ट है या 100% आपका रॉन्ग है।
तो ऐसा क्या होता है, अब जैसे मैंने बताया था स्वयं सिद्ध क्या होता है, सेल्फ प्रूवन, कि हमने कोई कथन या कोई भी थ्योरम, में एक एग्जांपल लेती हूँ थ्योरम का, कि कोई थ्योरम हमने प्रूव की है बट टीचर ने अभी उसको जस्टिफाई नहीं किया है कि वो 100% करेक्ट है। तो ये आपका जो स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, ये किस में है आपका, ऑप्शन ए में। अब आप देख लीजिए नीचे आपको क्या क्या गिवन है। नीचे देखिए आपको थर्ड का यानी कि जो स्वयं सिद्ध है ए, यानी कि ए एक ही ऑप्शन में गिवन है। अगर आप अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लगता है, बट इन तीनों में से अगर आपको एक वर्ड का भी मीनिंग अच्छे से क्लियर है तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तभी मैं आप लोगों से कह रही थी कि जो ये क्वेश्चन होते हैं मिलान करने वाले, ये आपका फ्री का एक नंबर दे के जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं हो सकता। यानी कि जो आपके मैथ्स के लैब होते हैं, मैथ्स के जो आपके लैब होते हैं, उसका उद्देश्य कौन सा नहीं हो सकता। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या गिवन है आपको। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है कि मूर्त शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग द्वारा छात्रों को गणितीय अवधारणाओं को समझाने में सहायता करना, ये बिल्कुल करेक्ट है। मूर्त यानी कि उसको सामने रख के, जैसे हम लैब में जाते हैं, मैथ्स की लैब में जाते हैं, तो आपको हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल मिलेगी कि हाँ ये चीज़ ऐसा होता है, मतलब ये स्केल है, स्केल ऐसा होता है। और भी जो जो इंस्ट्रूमेंट आपकी मैथ्स लैब में होते हैं वो आपको देखने को मिलती है। और जो चीज़ हम देखेंगे, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करेंगे, वो हमारे माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाता है। वो चीज़ें मतलब हम जल्दी से नहीं भूल पाते। तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करते हैं हम सेकंड ऑप्शन की, तो सेकंड ऑप्शन क्या है कि छात्रों को गणित की परीक्षा की तैयारी के लिए एक स्थान सुनिश्चित करवाना। अभी इसको होल्ड करते हैं, ये मेरे को मतलब इतना करेक्ट नहीं लगा ऑप्शन ए के कंपैरिजन में, अभी इसको होल्ड करते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन है कि छात्रों की गणित अधिगम के प्रति रुचि और उत्साह को बढ़ाना, ये बिल्कुल करेक्ट है। किसी कोई भी हो, चाहे हम साइंस लैब की बात करें, चाहे हम मैथ्स की लैब की बात करें, तो उसका सबसे मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं उनका इंटरेस्ट पैदा करना सब्जेक्ट में। सबसे बड़ा मोटिव टीचर का यही होता है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट पैदा करना उस सब्जेक्ट में। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं, क्या है आपका कि खेल, पहेलियों और निर्देशों का उपयोग करते हुए गणितीय समस्या समाधान पर केंद्रित गतिविधियां करवाना। यानी कि देखिए इसमें बच्चा लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा सीख रहा है। तो आपका ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दें टीचिंग मेथड में स्पेशली, तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन गिवन मिलता है जिसमें लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस किया गया है, यानी कि करके सीखो पे फोकस किया जाता है, तो वो ऑप्शन आपका 100% करेक्ट होता है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, एंड आपका ऑप्शन सी भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। यानी कि हम गणित की परीक्षा की तैयारी, ऐसा नहीं होता कि हम गणित की परीक्षा की तैयारी एक जगह फिक्स करवा के ही कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि एक छठी कक्षा का छात्र चांदा यानी कि प्रोटेक्टर का उपयोग करते हुए कोणों का माप ज्ञात करता है। ऐसा करते हुए वह 80 डिग्री के कोण को 100 डिग्री अंकित करता है। यानी कि उसको 80 डिग्री मेजरमेंट करके उसको 80 डिग्री का कोण, 80 डिग्री का कोण उसको मेजर करना था और अपनी नोटबुक में नोट करना था। बट वो क्या करता है बाय मिस्टेक कि वो उसे 100 डिग्री का मान लेता है, या फिर उसको जो मेजरमेंट है उसमें वो उसको 100 डिग्री देखता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, 60 को 20 मान लेता है, यानी कि जहाँ 60 लिखना था वहाँ पे वो 120 करता है। 70 डिग्री को वो 110 डिग्री करता है, एंड
इत्यादि, यानी कि आगे भी वो ऐसे ही मिस्टेक करता रहता है। इस प्रकार की त्रुटि का सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? यानी कि जो स्टूडेंट है वो इस तरीके की जो छोटी छोटी गलतियां कर रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है। देखिए जो ये एग्जाम्पल है आपके, कहने को ये टीचिंग मेथड है, बिल्कुल ये आपके मैथ्स के टीचिंग मेथड में गिवन है, बट देखो ये जो आपके एग्जाम्पल हैं इस तरीके के कि 80 को 100 लिखता है, 60 को 120 लिखता है, 70 को इतना लिखता है या उसको इतना लिखता है, इस तरीके के एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में गिवन मिलते हैं। तो अगर आप मतलब देखिए सीटेट के लिए इसीलिए बोला जाता है कि आप एनसीईआरटी रीडिंग कीजिए, एनसीईआरटी रीड कीजिए, एनसीईआरटी रीड करना जरूरी होता है, क्योंकि जो उसके एग्जाम्पल हैं वो आपको डायरेक्ट उठा के दे दिए जाते हैं पेपर में। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन आपका है कि वह चांदे को गलत तरीके से पकड़ रहा है। देखिए वह चांदे को गलत तरीके से पकड़ रहा है, अभी इसको होल्ड रखते हैं, मतलब कुछ कह नहीं सकते ये सही है या गलत है। नेक्स्ट देखिए, उसने चांदे का उपयोग करके कोनों को सही दिशा में मापने या फिर ये कहूँ कि उसने पढ़ने के कौशल को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं किया है। ये मेरे को फर्स्ट के कंपैरिजन में थोड़ा ठीक लगा है, तो इसको भी अभी होल्ड पे रखते हैं। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड आपका ऑप्शन क्या गिवन है, वह कोन के शीर्ष और चांदे के केंद्र की सीध को नहीं मिला रहा, यानी कि फिर वही बात कि उसने चांदे को मतलब सही डायरेक्शन में नहीं पकड़ा हुआ, उसने गलत उस पे एंगल पे उस चांदे को रखा हुआ है, तो इसको भी होल्ड पे रखते हैं। एंड डी ऑप्शन की बात करते हैं, वह कुछ गलत नहीं कर रहा क्योंकि दोनों कोण मापों का एक ही अर्थ है। नहीं, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, जो ऑप्शन डी है ये तो आप देखते ही डिलीट कर देंगे। देखिए क्वेश्चन सोल्व करने के दो मेथड होते हैं, या तो आपको उसका करेक्ट आंसर पता है, बिल्कुल 100% आप श्योर हैं, तब आप उसका आंसर दे पा रहे हैं, या फिर सेकंड मेथड होता है आपको कि आप ऑप्शन डिलीट कीजिए। जैसे अब मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया कि ऑप्शन डी मैंने आपका डिलीट कर दिया कि ये तो 100% ही गलत है। ऐसा नहीं होता कि आप 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन डिलीट ना कर सके, आप 2 ऑप्शन इजीली डिलीट कर देंगे। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल गलत है, आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल गलत है। कौन से बच गए आपके? 2 ऑप्शन आपके पास बचे हैं। फर्स्ट है कि वह चांदे को गलत तरीके से पकड़ रहा है। देखिए अब ऐसा हो सकता है कि वो चांदे को गलत तरीके से पकड़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है, बट इसमें हमें सटीक जवाब देना है। और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक 6th क्लास का बालक अगर एंगल मेजरमेंट में या कोण मेजरमेंट में गलतियां कर रहा है तो उसका अर्थ क्या होता है कि उसने अभी उस कौशल को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया है या फिर ग्रहण नहीं किया है। तो यही इसका सबसे बड़ा रीजन हो सकता है, और इसमें पूछा भी यही गया है कि सबसे उपयुक्त कारण बताना है। देखो कारण ये भी हो सकते हैं कि उसको चांदा पकड़ना नहीं आता अच्छे से, या उसने गलत दिशा में उसको रखा है, या गलत कोण पे उसने रखा है, ये रीजन हो सकते हैं। बट क्वेश्चन में हमसे सबसे बेस्ट कारण पूछा गया है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्न में से कौन सा गणित शिक्षण और अधिगम का आगमनात्मक उपागम को नहीं दर्शाता। यानी कि ऐसा बताना है आपको कि जो आपका इंडक्टिव मेथड होता है उसको नहीं शो कर रहा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है आपका कि विशिष्ट तथ्यों से लेकर गणित के सामान्य सिद्धांतों तक तर्क करना। तर्क क्या होता है आपका? आर्ग्यूमेंट करना। और मतलब विशिष्ट, अब अभी आप इसको होल्ड करिए इस ऑप्शन को। सेकंड बात करते हैं पर्याप्त मूर्त और विशिष्ट उदाहरणों के माध्यम से विद्यार्थियों को एक सूत्र तक पहुंचाने में सहायता करना। इसको भी होल्ड कीजिए अभी आप। एंड सी ऑप्शन की बात करते हैं, ये गणित पढ़ाने का एक शिक्षक केंद्रित उपागम है। इसको अभी होल्ड कर लीजिए क्योंकि हमने डी ऑप्शन नहीं देखा है कौन सा है। डी ऑप्शन की बात करते हैं, शिक्षार्थियों को स्वयं गणित के सूत्र खोजने के लिए प्रोत्साहित करना। देखो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टिव जो मेथड होता है, टीचिंग मेथड जो आपका इंडक्टिव मेथड होता है,
वो क्या होता है, और इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड में क्या डिफरेंस होता है, आप तभी इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। तो इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, इंडक्टिव मेथड में हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ चलते हैं, यानी कि हम पहले बच्चे को उदाहरण देंगे, उदाहरण समझाएंगे, और वो उदाहरण हम अपनी प्रैक्टिकल जो लाइफ होती है उससे उठाएंगे, क्योंकि जो अपने जो प्रैक्टिकल जीवन में हम जो सब कुछ करते हैं, अगर वहाँ से एग्जाम्पल लेंगे तो बच्चा इजीली उस चीज़ को समझ पाएगा और उसके कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर होते जाएंगे। और अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो उसके माइंड में जो ऑब्जर्वेशन, जो थॉट्स आएंगे, और जिन थॉट्स से वो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करता रहेगा। तो एग्जाम्पल ऐसे होंगे अपने डेली लाइफ से। तो इसमें क्या होता है कि हम पहले कोई एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से हम फिर कोई नियम बनाएंगे। तो देखो विशिष्ट क्या होते हैं, विशिष्ट अब ये भी समझना जरूरी है कि विशिष्ट आपके होते हैं एग्जाम्पल। जो रूल है वो विशिष्ट नहीं होता, ध्यान रख लेना, रूल विशिष्ट नहीं होता, एग्जाम्पल विशिष्ट होते हैं। रूल आपके होते हैं सामान्य, रूल कहूँ, सिद्धांत कहूँ या नियम कहूँ, ध्यान रख लेना। ऑप्शन ए में आपको गिवन है कि विशिष्ट तथ्यों से लेकर गणित के सामान्य सिद्धांतों तक, गणित के सामान्य सिद्धांतों तक तर्क करना, यानी कि आर्ग्यूमेंट करना। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, 100% आपका ये करेक्ट है ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं कि पर्याप्त मूर्त और विशिष्ट उदाहरणों के माध्यम से, फिर वही आ गया कि पहले उसने क्या लिया है, विशिष्ट उदाहरण लिया है, फिर उस उत्तर तक गया है, यानी कि इंडक्टिव मेथड की बात होगी। तो ये आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, यह गणित पढ़ाने का एक शिक्षक केंद्रित उपागम है। जी नहीं, देखिए जो इंडक्टिव मेथड होता है वो मतलब टीचर सेंटर्ड ना हो के वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा गणित शिक्षण और अधिगम का आगमनात्मक उपागम को नहीं दर्शाता, तो नहीं पूछा गया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका 100% करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखिए इंडक्टिव मेथड है वो टीचर सेंटर्ड ना हो कि वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखिए अगर आप मतलब आपने टीचिंग मेथड नहीं किए हैं, या फिर आपको मतलब जैसे नॉर्मल है कि इंडक्टिव मेथड क्या होता है, डिडक्टिव मेथड क्या होता है, अभी तक आपने मतलब अच्छे से आपको क्लियर नहीं हुए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं मतलब शॉर्ट वीडियो मतलब 5 मिनट के, 3 मिनट के या 2 मिनट का ऐसा वीडियो डाल दूंगी जिससे आपका मतलब वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और ऐसे ही मैं मतलब अभी एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें मैं आप लोगों के साथ जैसे साइकोलॉजी के या फिर टीचिंग मेथड के जो आपके वर्ड्स होते हैं जिनको आप इजीली नहीं समझ पाते, उन पे मैं शॉर्ट्स वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे वर्ड्स देखो देखने में छोटे लगते हैं, बट अगर आपके वर्ड्स क्लियर होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्षेत्रमिति पढ़ाने के लिए रचनावादी दृष्टिकोण का सबसे अच्छा दृष्टांत है जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में दर्शाई गई विचारधारा के अनुसार है। देखिए हमें बच्चे को मेंसुरेशन पढ़ाना है, और मेंसुरेशन भी पढ़ाना है, और हमें मतलब बच्चे जो स्टूडेंट है उसका जो एटीट्यूड है वो रचनावादी डेवलप करना है। रचनावादी यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म, उसका जो थॉट्स हैं या फिर जो उसका एटीट्यूड है स्टूडेंट का वो कैसा होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होते हैं, रचनावादी जो होते हैं उनके जैसा होना चाहिए। और जो आपकी ये है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की विचारधारा के अनुसार है। तो हमें ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि जो आपके NCF 2005 के अनुसार हो। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है आपको, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है कि विभिन्न सूत्रों का परिचय देते हुए श्याम पट पर क्षेत्रमिति के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्नों का हल कराना। अभी इसको होल्ड करते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको गिवन है ठोस आकारों और रोजमर्रा की वस्तुओं का उपयोग करके छात्रों को दिए गए आकारों का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज करने में सहायता करना। देखो अब इसमें क्या है, आप पढ़िए इस ऑप्शन को फिर से कि ठोस आकारों और रोजमर्रा। ठोस आकारों यानी कि मैं कहूँ
कि वो आपको फिजिकली प्रेजेंट होंगे आपके सामने, आप उनको देख पाएंगे, आप उनको टच कर पाएंगे, एंड आपके जो डेली रूटीन होती है उसमें उनका यूज होता हो। ऐसी चीज़ों का उपयोग करके हम बच्चे को मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं। अब मेंसुरेशन जैसे कि हमें बच्चे को बताना है कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो हम उसको इजीली बता सकते हैं कि बेलन की शेप ऐसी होती है। हम उसको फिजिकली वो क्लास में दिखा सकते हैं, बच्चे के सामने रख सकते हैं, तो बच्चे को जो उसका कॉन्सेप्ट है बेलन का वो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो ये ऑप्शन आपका 100% करेक्ट है। ए ऑप्शन को अभी होल्ड रखा गया है। आपका बी ऑप्शन 100% करेक्ट है। सी ऑप्शन की बात करते हैं, छात्रों को पाठ्यपुस्तक में हल किए गए उदाहरणों पर आधारित प्रश्नों को बिना किसी सहायता के हल करने के लिए कहना। यानी कि जो उनकी बुक्स हैं, जो उनको टेक्स्ट बुक दी गई हैं बच्चों को, और उसमें जो एग्जाम्पल गिवन हैं उनको बिना किसी की हेल्प लिए हल करना। अभी इसको होल्ड करते हैं। लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं, तो लास्ट ऑप्शन क्या है? लास्ट ऑप्शन आपका क्या है कि विभिन्न कंप्यूटर आधारित तकनीकों का उपयोग करके क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को पढ़ाना। तो देखो इसमें क्या है आपका कि हम कंप्यूटर का यूज करके, यानी कि हम बच्चे को कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाएंगे कि हाँ बेलन ऐसा होता है, या फिर मतलब आप सोचिए, या फिर हम बच्चे को क्लासरूम में हम उसको फिजिकली वो चीज़ दिखा रहे हैं, फिजिकली वो उसको टच करके महसूस कर रहा है। तो आप बताइए वो कौन सी चीज़ को, कौन सी चीज़ से उसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, कौन सी चीज़ से वो मतलब उसके माइंड में वो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक टिकी रहेंगी। तो 100% आपको पता है कि जो फिजिकली हम देखते हैं उससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और वो चीज़ें हमारे माइंड में ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकी रहती हैं। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? देखो ये भी मतलब इतना सटीक आंसर नहीं है। ऑप्शन डी कहने को सही है बट इतना सटीक नहीं है। अगर आज के प्रेजेंट जो सिचुएशन है अगर उसको देखें तो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है कि हाँ आजकल मतलब आप स्कूल्स में देखिएगा कि टीचर प्रोजेक्टर पे पढ़ाता है, एंड मतलब पहले से जो फैसिलिटी थी आप देख लीजिएगा उनको, मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल देता है, या फिर कुछ भी लगा लीजिए। आज की जो टीचिंग है या जो आज की एजुकेशन में है उसमें कंप्यूटर का यूज बड़ा है, बट हमें प्रेजेंट के अकॉर्डिंग नहीं, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जवाब देना है। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जवाब देना है। तो एनसीएफ 2005 किस पे बेस्ड है? लर्निंग बाय डूइंग पे बेस्ड है। लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखो, करके सीखो यानी कि इसमें आपको फिजिकली एग्जाम्पल या मॉडल आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन बी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है। जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो लास्ट मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। और अगर आपको मतलब क्वेश्चन पसंद आते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए इससे मतलब आप लोगों को बेनिफिट होता है और हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो मैं मतलब मेरा भी एक डेडिकेशन होगा, मेरे डेडिकेशन लेवल मेरा भी इंक्रीज होगा कि मुझे बच्चों के लिए ये करना है, मुझे बच्चों के लिए बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। एंड देखिए मैंने जैसा कि आपसे स्टार्टिंग में कहा था, सीटेट के लिए पीवाईक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। कभी कभी आपके पीवाईक्यू रिपीट भी हो जाते हैं, तो आप पीवाईक्यू जरूर करके जाइएगा। चाहे आप कहीं से कीजिए, बुक से कीजिए, चाहे मैं करवा रही वहाँ से कीजिए। देखिए बुक से हम कर लेते हैं, बुक से करते हैं तो स्पीड आपकी काफ़ी तेज होती है। आप इजीली मतलब आप 1 घंटे में कहूँ या 2 घंटे में आप 150 क्वेश्चन ईजिली कर देते हैं। बट वहाँ पे मतलब हमें जो चीज़ें नहीं पता होती, जो वर्ड स्किप हो गए वो स्किप ही हो जाते हैं। बट अगर हम क्लास अटेंड करते हैं किसी भी टीचर की तो टीचर उन वर्ड्स को क्लियर करता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं आपके क्लास लेने से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।